तो आज का जो टॉपिक है वो है व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन सेतु। टॉपिक का नाम लिख लीजिए सब लोग, और उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे हम लोग। व्हीटस्टोन सेतु द्वारा, व्हीटस्टोन सेतु द्वारा किसी अज्ञात प्रतिरोध का शुद्ध मान, किसी अज्ञात प्रतिरोध का शुद्ध मान मापा जा सकता है। इसके अन्वेषक इंग्लैंड के प्रोफेसर चार्ल्स व्हीटस्टोन थे। प्रोफेसर चार्ल्स व्हीटस्टोन थे। इसके बाद प्रोफेसर चार्ल्स व्हीटस्टोन, प्रोफेसर चार्ल्स व्हीटस्टोन। फिर आगे लिखिएगा कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज, सेतु की संरचना, सेतु की संरचना। Construction of bridge, व्हीटस्टोन ब्रिज या एक डायग्राम बना रहे हैं अभी। तुरंत आप इस डायग्राम को साथ में बनाते चलिएगा और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका कंस्ट्रक्शन मेथड सीधे सीधे लिखेंगे। और ये देखिए यहाँ से करंट निकलेगी पॉजिटिव टर्मिनल से प्रोफेट सर्किट से करंट, तो यहाँ से करंट निकली आई, लेकिन जैसे ही एक आई थी और एक पर देख रहे हैं दो रास्ते गए, तो एक पे चला जाएगा I1 मान लेंगे और दूसरे पे तरफ आएगा I2। तो पहले से B हो जाएगा I1 और A से B की तरफ जाएगा I2। ये जल्दी से डायग्राम बना लीजिए। इस डायग्राम को बनाएं।
हो गया सर। बना दिए? 10 सर। चलिए लिखते जाएंगे और इसके क्रम को हम लोग समझते जाएंगे कि क्या कहना चाह रहा है। बोल रहे हैं, लिखते जाएंगे और जैसे जैसे जो टर्म आएगा वो हम लोग समझते जाएंगे। ठीक है, तो लिखिएगा यस इसमें सर। आगे। लिखिए, व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन सेतु में 4 प्रतिरोध, व्हीटस्टोन सेतु में 4 प्रतिरोध, कौन कौन से प्रतिरोध दिखना बेटा देखिएगा, PQRS। QRS। ठीक है, तो कहेंगे 4 प्रतिरोध PQR तथा S, एक ब्रिज ABCD, पॉइंट आपको दिखेंगे यहाँ डायग्राम में, ABCD के आकार में संयोजित किए जाते हैं, संयोजित किए जाते हैं। बिंदु बी तथा डी, बिंदु बी तथा बिंदु बी तथा बिंदु बी, देख रहा है ना, इसके बीच में ये देखिए गैल्वेनोमीटर है जी, तो कहेंगे बिंदु बी तथा डी के मध्य गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर कैपिटल जी तथा कुंजी K2 जोड़ी गई है। दिख रहा है आपको, देखिए PQRS 4 प्रतिरोध या कहीं रेजिस्टेंसेस हैं, दिख रहा है सीधे सीधे पॉइंट देखिएगा, A B C D से इस तरह से एक संरचना बन रहा है, इस तरह की संरचना बनानी है। फिर इसके बाद बेटा क्या कह रहा है, कह रहा है कि B से D जो पॉइंट्स है उसके मध्य में क्या किया गया है, एक गैल्वेनोमीटर लगाया गया है और एक टी लगाया गया है K2। इतना चीज आपने लिख दिया। अब आगे लिखो, P तथा Q, P तथा Q आनुपातिक भुजाएं यानी रेशियो आर्म्स, आर प्रतिरोध, आर प्रतिरोध भुजा तथा तथा एस जो है वो क्या है, अज्ञात प्रतिरोध भुजा कहलाती है, तथा एस अज्ञात प्रतिरोध भुजा कहलाती है। जिस प्रतिरोध का मापन, जिस प्रतिरोध का मापन करना होता है वह इसी भुजा S पर संयोजित किया जाता है, पर संयोजित किया जाता है। कुंजी K1 या कहें की K1 को दबाने पर, देख लीजिएगा बेटा की K1 कहां पर है, नीचे सर्किट में ये देखिए की K1 को दबाने पर बैटरी कैपिटल E से प्रवाहित होने वाली धारा, से प्रवाहित होने वाली धारा, सर बैटरी से फिर से बोल दीजिए। कहां से बेटा, बैटरी से। अच्छा लिखे हैं, कुंजी K1 को दबाने पर बैटरी कैपिटल E, ये देखिए यहां बना है बैटरी कैपिटल E, ठीक है, बैटरी कैपिटल E से प्रवाहित
होने वाली धारा संधि ए, यानी ये जो पॉइंट ए है वहां पर क्या हो रही है, दो भागों में बढ़ जा रही है। संधि ए पर दो भागों I1 तथा I2 में विभाजित हो जाती है। ब्रिज की भुजा AB, ब्रिज की भुजा AB पर देखिए कौन सा करंट, I1, तो कहेंगे ब्रिज की भुजा AB में धारा I1 तथा AD में धारा I2 प्रवाहित होने लगती है, प्रवाहित होने लगती है। यहां तक तो आपने सिर्फ इसका कंस्ट्रक्शन बताया। अब आगे कहानी, जो एस वाला अज्ञात है वो कैसे निकालेंगे, आगे थोड़ा सा और लिख लीजिएगा, अगली लाइन से लिखिएगा। प्रतिरोध P में धारा का प्रवाह, प्रतिरोध P में धारा का प्रवाह A से B की ओर तथा प्रतिरोध R में धारा से D की ओर प्रवाहित होता है। अतः सर एक बार फिर से। B का विभव बिंदु A की तुलना में कम होगा। B तथा D का विभव बिंदु A की तुलना में कम होगा। क्यों कम होगा, थोड़ा समझ लीजिएगा। देखिए देखिएगा बेटा, एक बार ध्यान से चीज समझ लीजिए। यहाँ पे पोटेंशियल E, ये बैटरी है, इससे अगर मान लीजिए B धारा निकल रही है, एक बात कर, A तक आया, करंट कितना था, I था, ठीक। ये करंट I जो है दो भागों में बढ़ गया, यानी I1 और I2। अब हम लोग पढ़ते हैं फॉर्मूला V इज इक्वल टू IR, पढ़ते हैं V इज इक्वल टू IR ओम्स लॉ से। तो कहे जब V इज इक्वल टू IR होता है, यानी A तक में जो धारा आई वो VI थी, तो जो उसमें पोटेंशियल यानी विभवांतर होगा वो V इज इक्वल टू IR होगा। अब यही धारा I जो है A पर दो भागों में बढ़ गई, एक I1 जा रहा है B के तरफ और I2 जा रहा है D के तरफ। अब यहाँ पे विभवांतर क्या हो जाएगा, तो कहे V1 इज इक्वल टू I1, R के जगह पे रेजिस्टेंस यहाँ पे P हो गया, यानी B से A टू B, और यही B A टू B में क्या हो जाएगा, I2, और ये रेजिस्टेंस हो गया R। और I इज इक्वल टू एक्चुअल में है I1 प्लस I2 की कंडीशन। जाहिर सी बात है कि जब ये I1 प्लस I2 की कंडीशन है तो I1 का मान हमेशा I से कम होगा, I2 का मान हमेशा क्या होगा, I से कम होगा। तो जब ये वैल्यू कम होगी तो रेजिस्टेंस करने के बाद जो B का विभव मिल रहा होगा, पोटेंशियल एट B एंड पोटेंशियल डिफरेंस एट D, इसका मान पोटेंशियल एट A से क्या होगा, कम होगा। यानी बिंदु A पर जो विभव होगा उसके जितना भी मान होगा उससे कम मान होगा कहां पर, तो कहेंगे बिंदु B तथा D पर। क्लियर है, लिखने की जरूरत अभी इसको नहीं है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, अभी हम लिखवाएंगे। फिर आगे लिखिएगा, कहां तक लिखे हैं, अतः B तथा D का विभव बिंदु A की तुलना में कम होगा, यहां तक। फिर आगे लिखेंगे, यह बिंदु B के विभव कैपिटल D की तुलना में अधिक होगा, की तुलना में अधिक है। तब कुंजी K2
ये देख लीजिएगा की है K2, ये दिख रहा ना की K2 को दबाने पर गैल्वेनोमीटर कैपिटल G में विक्षेप होगा। यानी गैल्वेनोमीटर में आपको इस तरह से सुई जो होगी वो क्या होगी, हिलती हुई दिखेगी। अब ये बिल्कुल सीधे ना हो, कैसे इसमें डिफ्लेक्शन आएगा। क्लियर है? अब आगे देखते हैं, अगली लाइन से लिखिएगा, इसी प्रकार यदि D का विभव B से अधिक है तब भी K2 को दबाने पर गैल्वेनोमीटर में विक्षेप होगा। अगर D का विभव कह रहा है B से कम हो, पहला था D का ज्यादा हो, फिर कह रहा है यदि D का विभव B से कम हो, ठीक है। अरे D का विभव अगर B से अधिक हो तो क्या होगा, तब भी K2 में जब दबाएंगे तो डिफ्लेक्शन होगा। लेकिन जब D का ज्यादा होगा और जब D का कम होगा, किसके कंपेयर में, B के कंपेयर में, तो अगर मान लीजिए D का जब B के कंपेयर में विभव ज्यादा होगा और डिफ्लेक्शन ऐसे हो रहा था, तो जब D का B के कंपेयर में कम होने पर ऐसे होगा, यानी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होने लगेगा। तो वही लिखेंगे कि गैल्वेनोमीटर में विक्षेप होगा, परंतु यह विक्षेप की दिशा पहले वाले विक्षेप की दिशा के विपरीत होगा। अगली लाइन से लिखेंगे बेटा, यदि बिंदु B तथा D के विभव परस्पर समान हो, तीसरी कंडीशन, यानी कहने का मतलब ये है कि पोटेंशियल एट A, समझ लीजिएगा, पोटेंशियल एट A को अगर BA से, पोटेंशियल एट B को अगर BB से, तथा पोटेंशियल एट B को अगर BD से रिप्रेजेंट करें तो क्या होगा, तीन कंडीशन हो सकती है। BB का मान ज्यादा हो, BB का मान पोटेंशियल एट B से कम हो, और BB इज इक्वल टू BB इज इक्वल टू। एक गैल्वेनोमीटर, देखिएगा यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर में अगर डिफ्लेक्शन इधर हो गया, एक विक्षेप हो गया इधर के साइड में, जब ये ज्यादा हो गया तो विक्षेप इसी के अपोजिट हो जाएगा, ऐसे। ठीक है, पहले देखिएगा विक्षेप इधर हो रहा था, दूसरी बार विक्षेप इधर होने लगा, यानी विपरीत दिशा में विक्षेप होने लगा। जब BB का मान ज्यादा था BB से तो विक्षेप इधर हो रहा है, जब BB का मान कम है BD से तो विक्षेप उल्टी दिशा में होगा। जब BB का मान BD के बराबर होगा तो क्या होगा, क्या होगा बताइए जल्दी। सो गए? नहीं सर, जगह हैं सर। नहीं सर। क्या होगा जब BB इज इक्वल टू BD हो जाए, यानी विभव जितना B पर है उतना ही D पर हो और K2 को ऑन किया जाए, तो गैल्वेनोमीटर में क्या दिखेगा, कोई बताएगा? सर जो सुई है वो सीधा हो जाएगा। हाँ, कौन बताया? सर हम। प्रजापति, यस सर। एकदम सही। क्या होगा, विक्षेप नहीं होगा, डिफ्लेक्शन नहीं होगा। ठीक, यानी सुई बिल्कुल खड़ी रहे। तो आप चाहे तो बना सकते हैं, हो गया है सर।
तो लिखेंगे यदि बी तथा डी के विभव परस्पर समान हैं तब कुंजी K2 को दबाने पर गैल्वेनोमीटर में विक्षेप नहीं होगा। और उसके बाद ये तीनों स्टेटमेंट नोट कर लीजिएगा। फिर आगे लिखिएगा, इसका अर्थ है कि इस स्थिति में गैल्वेनोमीटर में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी तथा प्रतिरोध P और Q में जब कोई धारा नहीं प्रवाहित हो रही है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, तो जितनी धारा P में बह रही है उतनी ही धारा Q में बहेगी। और P में धारा बह रही है I1, तो Q में धारा बहेगी I1। इसी तरह से जितनी धारा बह रही है उतनी उतने धारा बहेगी इसमें S में I2 और R में धारा बह रही है I2, तो S में भी धारा बहेगी I2। ठीक है, तो इसी को लिखिएगा, शब्दों में लिख लीजिए जल्दी से कि इसका अर्थ है कि इस स्थिति में गैल्वेनोमीटर में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती तथा प्रतिरोध P और Q में समान धारा I1 तथा R तथा S में धारा I2 प्रवाहित हो रही है। जब ऐसा होगा बेटा तो कहेंगे कि जो ब्रिज है वो संतुलन की स्थिति में। तो इसी चीज को आगे लिख लीजिएगा कि ब्रिज की यह संतुलन स्थिति कहलाती है। यानी ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन में आने पर क्या होता है, तो कहेंगे कि जितनी धारा बह रही है P में, जितनी धारा P में धारा प्रवाह समान होगा, इसमें P इज इक्वल टू Q, यानी IP इज इक्वल टू IQ इज इक्वल टू I1 IR इज इक्वल टू IS इज इक्वल टू I2। लिख लीजिएगा। और यह जो स्थिति है यही कहलाती है बैलेंस्ड कंडीशन। यानी क्या कहेंगे, तो कहेंगे संतुलित अवस्था। आगे लिखिएगा, संतुलन की स्थिति अथवा गैल्वेनोमीटर के शून्य विक्षेप यानी कि विक्षेप ना होने की स्थिति, शून्य विक्षेप की स्थिति में बिंदु A व B के मध्य विभवांतर VAB कामा देके आगे लिखेंगे बेटा, A व D के मध्य विभवांतर AD VAD, V लिखिएगा बड़े में, AD छोटे में, ऐसे उधर लिखे रहेंगे V बड़े में और AB छोटे में, के बराबर होगा। यानी जैसे ही बेटा ये स्थिति आएगी कहेंगे VAB इज इक्वल टू VAB। कर लीजिएगा। जैसे ही यह स्थिति आई V इज इक्वल टू IR, देन I1 VAB में धारा I1P इज इक्वल टू I2R। नोट कर लीजिएगा। इसी प्रकार बिंदु B
से सी में जब जाएंगे और बिंदु डी से जब सी पे आ रहे हैं तब क्या होगी, दोनों में विभवांतर समान होगा। तो लिखिएगा अगली लाइन से ये नोट करने के बाद लिखिएगा इसको इक्वेशन नंबर 1 भी मान सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 इसके आगे लिखिएगा इसी प्रकार बी एवं सी के मध्य विभवांतर VBC तथा डी एवं सी के मध्य विभवांतर VDC के तुल्य होगा। यानी यहां से यहां तक का विभवांतर और यहां से यहां तक का विभवांतर बराबर होगा। VBC is equal to VBC। VBC का क्या हो जाएगा, करंट बह रही है यहाँ पे I1, ठीक है, करंट बह रही है I1 और धारा और रेजिस्टेंस है कितना Q। तो कहेंगे I1 Q is equal to, यहाँ धारा बह रही है I2 और प्रतिरोध है S, I2S। ये क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 नोट कर लीजिएगा जल्दी से। समीकरण 1 तथा 2 में, अगली लाइन में लिखिएगा समीकरण 1 तथा 2 में ऐसे भी कर सकते हैं कि समीकरण 2 को 1 से भाग देने पर या समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर क्या आएगा, I1P upon I1Q is equal to P upon Q is equal to R upon S होगा। P upon Q I1 से I1 क्या होगा, P upon Q कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होगा, और I2 से I2 कैंसिल हो कैंसिल जाएगा। होगा। तो कैंसिल P upon Q equal to R upon S। और हो जाएगा P upon Q is equal to R upon S। अगर यहाँ पे आपको किसी न्यूमेरिकल में 1 नंबर का या 2 नंबर का या एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता है, देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनेंगे, कहेगा संतुलित अवस्था बताइए, क्या कहेंगे, P/Q is equal to R/S, ठीक है। ये प्रतिरोध की संतुलित अवस्था होगी व्हीटस्टोन ब्रिज के केस में। इसी तरह से अगर दे देता है एक छोटा सा न्यूमेरिकल और उसमें आपको 3 रेजिस्टेंस दे दे, रेजिस्टेंस P, Q और R की वैल्यू दे दी और S की वैल्यू पूछ लेगा, निकाल लेंगे इस फार्मूले से, नहीं निकाल पाएंगे, निकाल लेंगे, ये समीकरण से निकाल देंगे अगर ना। P, Q और R की वैल्यू दे दे और S की वैल्यू क्या दे तो निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे, निकल जाएगा सर। निकाल लेंगे, निकाल लेंगे ना। तो यही सब इसी टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे, बहुत टफ न्यूमेरिकल्स नहीं आने वाले, ठीक। इसी तरह से आपसे क्या करेगा, इस तरह का डायग्राम भी दे सकता है और कहे बताइए, इस तरह के अलग अलग तरह के डायग्राम दे दिया और उसमें ये भी डायग्राम दे दिया और कहे कि बताइए कि व्हीटस्टोन ब्रिज का सेतु का निर्माण किसमें हो रहा है, बना लेंगे। यस सर। इस तरह से बेटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं। हाँ, कोई कुछ बोल रहा है, बताइए। क्या सर, चलिए आगे लिखिएगा, इसी पे बेस्ड होता है मीटर सेतु, मीटर ब्रिज। तो लिखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए उससे रिलेटेड लिख लीजिएगा एक बार। यह आपका व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया। अब मीटर सेतु टॉपिक डालिएगा, मीटर सेतु, मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज लिखिएगा, इसमें मीटर ब्रिज की कार्यप्रणाली, मीटर ब्रिज की कार्यप्रणाली व्हीटस्टोन ब्रिज पर आधारित है।
व्हीटस्टोन ब्रिज पर आधारित है। इस ब्रिज से प्रतिरोध का मापन किया जा सकता है। यानी प्रैक्टिकल अप्रोच में एक आपको अप्लायंस दे दिया गया है जो बताएगा कि कैसे आप निकालेंगे इसका। बेटा पोस्ट ऑफिस बॉक्स भी एक बहुत बड़ा एग्जांपल है जो आगे पढ़ेंगे हम लोग। मीटर ब्रिज भी होता है, कैरी फॉस्टर ब्रिज भी होता है। ये सब हम लोगों का एक्सपेरिमेंट था, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इस समय पे क्लासेस ऑफलाइन नहीं चल रहा है, तो आपको प्रैक्टिकल भी नहीं कराया जा सकता है, ठीक है। अदरवाइज प्रैक्टिकल में ये चीजें जो हैं वो रहती हैं। अगर स्थितियां ठीक होती हैं, कभी मौका मिलेगा तो आपको वो चीज प्रैक्टिकली ऑपरेटर्स यहाँ पे रखा हुआ है, ऑपरेटर्स में आपको दिखा दिया जाएगा करके क्या होता है। रेजिस्टेंसेस अलग अलग लगाए जाते हैं, ठीक है। तो एक डायग्राम है, उस डायग्राम को बनाएगा और तुरंत समझ लेते हैं। बहुत ज्यादा डीप नहीं जाएंगे इसमें। और रिजल्ट निकल के आया है, याद रखेंगे P by Q is equal to R by मीटर से मीटर एच। डायग्राम जल्दी से बनाइएगा बेटा। जल्दी जल्दी बनाओगे, चलिए सभी लोग। तो ये हो गया रेजिस्टेंस का, ये अज्ञात रेजिस्टेंस का डायग्राम है। क्या होता है इसका रेजिस्टेंस ज्ञात करना रहता है। ये प्लस यहाँ से क्या करते हैं, सर्किट को जोड़ा जाता है बैटरी। ये रेजिस्टेंस होता है RH, यानी वेरिएबल रेजिस्टेंस निकालने का तरीका। यहाँ पर लगाई जाती है और इसके बाद ये हो गया और ये जुड़ा जाता है एक सीधी तार और यहाँ और ये वाला ऐसे में डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच तार में छुपाते हैं तो लगाते हैं और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, क्या करते हैं एक इसके बाद यहाँ पर काम सी हो गया, सी हो गया डी, ये हो गया ये हो गया ओ, ये हो गया एफ, ये जी, ये हो गया बैटरी, रेजिस्टेंस आरएच के एक, और यहाँ से बेटा यहाँ तक की दूरी 1 मीटर होती है। और ये पूरा एल और ये पूरा 100 माइनस एल, जो ये 1 सेंटीमीटर लिख लीजिएगा, 1 मीटर या फिर
100 सेंटीमीटर। डायग्राम जल्दी से बनाइएगा और समझ लीजिए एक बार, यहां से यहां तक की जो तार है, जो ये पी क्यू आपको दिख रहा है, ये 1 मीटर की तार है। ठीक, ऊपर की तरफ देखिएगा, इस तरह से प्रश्न को यहाँ पे तार लगाया, 1 मीटर का तार लगा दिया गया। ठीक है, अब ये देखिएगा, ये रॉड यहाँ पे आया, इसके साथ एक रेजिस्टेंस ये लगा है, एक का ये लगा है। इस तार भी अज्ञात है एस वाले का, इसका रेजिस्टेंस निकालना करेंगे क्या? यहाँ पे देखिएगा एक की स्टिक इस तरह की रहेगी और उसमें गैल्वेनोमीटर भी लगा रहेगा जो रिफ्लेक्शन बताएगा। पूरे मीटर वाले जो वायर होता है उसके ऊपर इसको छुपाते हैं अलग अलग जगह पर, देखते हैं कहाँ पे डिफ्लेक्शन 0 आ रहा है। जहां पर बेटा डिफ्लेक्शन 0 आता है वहीं से हम लोग एल लंबाई ले लेते हैं। इस एल लंबाई से हम लोग पी और क्यू का मान निकाल लेते हैं। पी का मान जितना भी आएगा, यहाँ पे 40 सेंटीमीटर लगा तो पी का मान 40 हो गया और 100 - 40 = 60 हो जाएगा क्यू का मान। आर का मान आपको पता रहता है, एस का मान आप निकाल लेते हैं। ठीक है, इस तरह से करके मीटर ब्रिज का यूज किया जाता है। ठीक, ये होता है इसका एक फार्मूला लास्ट में, अगर बह जाता है तो कल अब इसको बताएंगे क्योंकि टाइम नहीं बचा है। ठीक है, यहाँ तक का नोट कर लीजिए, आगे हम लोग मीटर ब्रिज पढ़ेंगे कल और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कैरी फॉस्टर ब्रिज। ठीक, कल ये हो जाएगा मीटर ब्रिज और कैरी फॉस्टर ब्रिज। डायग्राम बना लीजिए, सीधे कल पढ़ाना शुरू करेंगे।